हेलो दोस्तों, मैं हर्षित आप सबका वापस से स्वागत करता हूं संजय ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था पॉवर्टी। उसी क्रम में आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में समझने की कोशिश आज करेंगे। ठीक है, कि बेरोजगारी क्या है, भारत में बेरोजगारी किस तरीके से है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड आर एबल टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। क्या कहना चाह रहा है कि जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के परिभाषा की भारत के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि जो कोई इंडिविजुअल काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, किसी भी वेज रेट पे काम करने को तैयार है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है, उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, करना चाहता है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जिस वेज रेट पे काम मिल रहा है, एंड आर एबल टू डू वर्क, कर भी सकता है बट उससे काम नहीं मिल रहा है, बट नॉट गेटिंग वर्क। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। भारत की बेरोजगारी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि हम लोग देखें तो ये जो रीजन पहला लिखा हुआ है, ये हर देश में बेरोजगारी का ये रीजन हो सकता है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीरे हो रही हो, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर तरीके से मेजर करने के लिए हम लोग ग्रोथ को मेजर करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, और जीडीपी का बढ़ना आउटपुट का बढ़ना होता है, यानी प्रोडक्शन का बढ़ना होता है। जब किसी देश में प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा होता है तो एक आशा की जा सकती है कि उसमें जीडीपी क्या हो रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो अगर जीडीपी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब आउटपुट ज्यादा आएगा, तो और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपका यही जीडीपी कम हो गया, क्योंकि आपका ग्रोथ क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो आपके यहां प्रोडक्शन भी कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को मिलने वाला जो रोजगार होगा उनकी संख्या भी क्या होगी, कम होगी। तो एक रीजन क्या हो गया, अगर किसी इकोनॉमी में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ में, उस इकोनॉमिक कंडीशन में प्रोडक्शन धीरे हो रहा होगा, और प्रोडक्शन धीरे होने का मतलब हो गया कि रोजगार भी ना के बराबर मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एक रीजन हो गया। दूसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये तो हम हर जगह सुनते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि हमको नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक रीजन हो सकता है। दूसरा, इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं 10th में, हम इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए पढ़ ली, हमने ओम्स लॉ पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी चीजें पढ़ी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़ी, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन क्या उसका प्रैक्टिकल स्टडी हम लोगों ने किया? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो स्टाइल है, जो तरीका है करने का, क्या वो प्रैक्टिकल बेस्ड है या वो सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड है? बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट से दूर हो सके। तो रीजन में उसमें एक क्या, इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम भी आएगा। बात समझ में आ रही है? चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड एक्चुअल स्किल। बच्चा 12वीं करके निकलता है या बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है, वो जिस स्किल को लेके बाहर आता है, असल में उस स्किल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाहर। एक्चुअल स्किल और रिक्वायर्ड स्किल में बड़ा डिफरेंस है। बाहर किसी और चीज की रिक्वायरमेंट चल रही है और हम 12th, हम ग्रेजुएशन किसी और स्किल को लेके कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मेनली मिला जुलाकर बात यह है कि हम थ्योरेटिकल बेस्ड स्टडी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, या फिर स्कूल समय की बात हो। हम प्रैक्टिकल स्टडी को उतना इज्जत नहीं देते हैं, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में उतना नहीं कराया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या और भी देखने को मिलती है। ठीक है ना? और भारत में बार बार कहता हूं, भारत क्या है, वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स बहुत ज्यादा देता है। स्किल्ड लेबर फोर्स भारत में उतने ज्यादा नहीं है, अनस्किल्ड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मिसमैच है, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है नहीं, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी नहीं, प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं होगी तो गरीबी भी बनी रहेगी। बात समझ में आ रही है? लिमिटेड इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग। सरकार का प्लान बनना, सरकार की प्लानिंग होनी, सरकार की पॉलिसी आनी, और सरकार का पॉलिसी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाना, ये दोनों अलग चीज है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल उसका मैं कह सकता हूं, स्किल इंडिया मूवमेंट, स्किल इंडिया डेवलपमेंट। अगर आप स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात करें तो ये काफी समय से लॉन्च हुआ, लेकिन आपके पास कोई ऐसा एक्चुअल फिगर नहीं आता है कि कितने लोग उससे स्किल्ड हो गए। बात समझ में आ रही है? तो प्लानिंग तो अच्छी थी,
प्रोग्राम तो अच्छा था, पॉलिसी तो अच्छी थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में शायद कोई कुछ कमी है। बात समझ में आ रही है? तो लिमिटेड इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग। इसके आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे होते हैं। एक टर्म होता है लेबर सप्लाई, दूसरा होता है लेबर फोर्स, और तीसरा होता है वर्क फोर्स। ठीक है ना? 3 टर्म्स आते हैं। समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं और फिर इसको मैं पढ़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है। मेरी क्या है? कोई कंस्ट्रक्शन साइट है। मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ काम करवाना चाहता हूं, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूं। उस कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने कहा कि मैं 500 रुपए पर डे पर लेबर को दूंगा। 500 रुपए पर डे पर लेबर को दूंगा। अब मेरे पास बहुत सारे वर्कर्स आ गए। मेरे पास वर्कर्स आए और उन्होंने कहा कि सर मुझे रोजगार चाहिए, मैं आपके यहां काम करना चाहता हूं और मैं 500 पर पर्सन पर डे पे काम करने को तैयार हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास आए जो कहे कि नहीं, मैं 700 से 800 से नीचे पे काम आपके यहां नहीं करूंगा। ठीक है? अब इसको समझिए, मैं क्या कह रहा हूं कि असल में मेरे यहां कंस्ट्रक्शन साइट पे वही काम करेगा जो मेरे टर्म्स पे काम करेगा, नहीं 500 पर पर्सन पर डे पे काम करेगा। वो उस कंस्ट्रक्शन साइट का लेबर सप्लाई होगा। मेरे पास जो टोटल फोर्स आया वो लेबर फोर्स आया। उनमें से जो लोग उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार हो गए, उनका लेबर सप्लाई हुआ। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मान लूं कि मेरे पास 10 वर्कर्स आए और 10 में से 8 ऐसे थे जो 500 पर पर्सन पर डे काम करने को तैयार हो गए 500 पे, और 2 जो ऐसे आए वो हमसे कहे कि नहीं, हमको 800 रुपए चाहिए पर डे पर पर्सन। ठीक है? तो असल में मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कौन करेगा? ये 500 पर डे पर पर्सन वाले जो 8 लेबर्स आए हैं, और 2 लेबर्स कौन है जो मेरे यहां काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? मेरे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे असल में कितने लेबरों की सप्लाई हुई? 8 लेबरों की। 2 को तो मैंने काम ही नहीं दिया, तो लेबर सप्लाई कितने की हुई? जो उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार हो गया, उसी की लेबर सप्लाई हुई। और लेबर फोर्स कितना था? तो जो टोटल लेबर फोर्स मेरे पास आया वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो इससे मतलब नहीं है। टोटल जो पॉपुलेशन है जो मेरे पास वर्कर के रूप में आई कि मैं काम करना चाहता हूं लेकिन वेज रेट मुझे ज्यादा चाहिए, या मैं उस वेज रेट में काम करने को तैयार हूं, ये दोनों ही मेरे क्या हैं? ये दोनों ही मेरे लेबर फोर्स हैं। बात समझ में आ गई? अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैंने लेबर सप्लाई के बारे में क्या कहा? वेज रेट पे तैयार हो जाए काम करने को। देखिए, इट रेफर्स टू अ सप्लाई ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर एट डिफरेंट वेज रेट। डिफरेंट वेज रेट पे उनको ऑफर किया जाता है। लेबर सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। ये हमेशा किससे रिलेटेड है? वेज रेट से। इस 500 रुपए पर पर्सन पर डे पे डिपेंडेंट है। जो तैयार होंगे वो काम करेंगे, जो तैयार नहीं होंगे वो काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? सप्लाई ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग। असल में मेरे पास 10 लेबर्स आए, तो लेबर 10 आए, 10 में से 8 मेरे पास काम करने को तैयार हुए और 2 मेरे पास काम करने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि लेबर सप्लाई में वेज रेट इंपॉर्टेंट है। वेज रेट पे वो तैयार हुए तो ठीक, नहीं हुए तो नहीं करेंगे मेरे यहां काम। लेकिन मेरे पास टोटल वर्कर्स तो 10 ही है ना। लेबर फोर्स टोटल कितने हैं? 10 हैं। बात समझ में आई? 8 तैयार हुए, 2 नहीं तैयार हुए। यह भी हो सकता है ना कि 7 तैयार हो और 3 ना तैयार हो। यह भी हो सकता है ना कि 6 तैयार हो और 4 ना तैयार हो। तो ये जो नंबर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो मेरे पास संख्या आई है टोटल, वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। 10 आए, 10 में 8 तैयार हुए, 2 नहीं तैयार हुए। 10 ही हैं, उसमें 7 तैयार हुए, 3 नहीं तैयार हुए। ऐसा कोई भी रेशियो बन सकता है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो क्या रहेंगे? वो कांस्टेंट है मेरे पास। बात समझ में आ गई? जो 10 आए उसमें से जो करना चाहा किया, जो नहीं करना चाहा उस वेज रेट पे नहीं किया। उसके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। 1 करना चाहा, 9 नहीं करना चाहे, 2 करना चाहे, 8 नहीं करना चाहे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम बहुत सारे रेशियो बना सकते हैं। लेबर फोर्स क्या है? इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? एक्चुअली जो काम कर रहा है और जो विलिंग टू वर्क है, जो काम करना चाह रहा है। लेबर फोर्स मैंने यही कहा ना कि मेरे यहां 8 काम कर रहे हैं और 2 काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही क्या है? विलिंग टू वर्क और असल में जो काम कर रहा है। ये दोनों ही मेरे टोटल लेबर फोर्स हैं। बात समझ में आ गई? इसके आगे वर्क फोर्स क्या होता है? अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि लेबर फोर्स जो है वो वेज रेट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि 10 तो पूरे 10 ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर वर्क फोर्स क्या है?
इट रेफर्स टू ओनली दोज पर्संस हु आर एक्चुअली वर्किंग। अब इसमें बताइए 10 मेरे पास आए, 8 काम कर रहे हैं, 2 काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं? 8 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा वर्क फोर्स क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेबर सप्लाई का मतलब हुआ कि जो टोटल लेबर फोर्स मेरे पास आया उसमें कितने लोग मेरे दिए हुए वेज रेट पे काम करने को तैयार हो गए, वो मेरा लेबर सप्लाई हुआ। लेबर फोर्स हुआ जो काम करना चाहता है और जो काम एक्चुअली कर रहा है, ये दोनों ही मेरे टोटल क्या हुए? लेबर फोर्स हुए। वर्क फोर्स क्या हुआ? जो एक्चुअली वहां पर काम कर रहा है, यानी 8 लेबर जो एक्चुअली वहां काम कर रहे हैं वो हमारे वर्क फोर्स हुए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब वर्कर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। वर्कर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और दूसरा हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, ये लोग क्या हैं? ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये अपना खुद का रोजगार करते हैं, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड। और दूसरा हायर्ड वर्कर्स, जैसे कि हायर्ड वर्कर्स में कोई कैजुअल वर्कर्स हो सकता है, कोई रेगुलर वर्कर्स हो सकता है। रेगुलर वर्कर्स कौन होगा? जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, किसी संस्था में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पर मंथ जो सैलरी मिलती है वो रेगुलर इंटरवल पे मिलती रहती है, मैं हो गया रेगुलर वर्कफोर्स में आ गया। दूसरा कैजुअल का मतलब क्या हो गया? जैसे रिक्शे वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, वो पर डे पर अपना जीवन चला रहे होते हैं, पर डे जो कमाई हो रही होती है, पर डे जो वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। बात समझ में आई? तो क्या लिखा हुआ है यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? क्या लिखा है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, दीज आर पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है ना, अंबानी अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, अडानी अपने खुद के। ठीक है, कैजुअल और रेगुलर। क्या लिखा हुआ है यहां पर नीचे? हायर्ड बाय अदर्स एंड आर पेड वेजेस एज रिवॉर्ड्स फॉर दियर सर्विसेज। मैं आपको कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे जो पेमेंट मिल रहा है, ये एक हायर्ड वर्कर का काम है। मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे कुछ पेमेंट मिल रहा है। बात समझ में आ गई? अब हायर्ड में कैजुअल और रेगुलर। रेगुलर कौन? मंथली बेसिस पे काम कर रहा है, उसको मिल रहा है पेमेंट। कैजुअल कौन? पर डे बेसिस पे जिसका काम चलता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बात करते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी, यानी अपनी इच्छा से बेरोजगारी। अब अपनी इच्छा से बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? कि मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम करने लायक हूं, लेकिन जिस वेज रेट पे मुझे काम मिल रहा है, मैं उस वेज रेट पे काम नहीं करूंगा, मैं अपनी इच्छा से काम छोड़ रहा हूं। यानी voluntary unemployment, it is a situation when people are able to work and jobs are also available, but they are not willing to work at the given wage rate. काम भी है, काम करना चाहते भी हैं, लेकिन जिस वेज रेट पे काम मिल रहा है उस पे काम नहीं करेंगे, अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, उनको हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई? उस वेज रेट पे काम करने को तैयार नहीं है। ठीक है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। अब यहां पर क्या होता है? काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं, जिस वेज रेट पे काम मिले उस वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन कमुए नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ गया? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई? भारत जैसे देश में या किसी डेवलपिंग कंट्रीज में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ी समस्या है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की सरकार उनको रोजगार ज्यादा देने पे तवज्जो देगी जो काम करना चाहते हैं, किसी भी वेज रेट पे काम करने को तैयार है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? असल में जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है, वो डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है, यूएस में, जापान में। बात समझ में आ रही है? लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? इट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन एन इकोनॉमी, दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? कोई इकोनॉमी चल रही थी, किसान था, हाथ से सारी बुआई वगैरह कर रहा था, अचानक से मशीन लाके रख दी गई और उससे कहा गया कि आज रात 8 बजे के बाद आपको मशीन से ही काम करना है, ठीक है, और हाथ से अगर आप काम करेंगे तो वो काम नहीं माना जाएगा। तो अब क्या होगा? अब किसान लेबर इंटेंसिव काम कर रहा था, कैपिटल इंटेंसिव मशीन उसको चलाना आता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। एंड्रॉइड में चलाता हूं, मेरे हाथ में आईफोन पकड़ा दो, एक हफ्ते के लिए बेरोजगार रहूंगा, चला ही नहीं पाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बस सिंपल एग्जांपल है, ठीक है ना। लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ
जब इकोनॉमी मूव करती है, बहुत सारे ऐसे लेबर्स होते हैं जो उस मशीन में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और वो बेरोजगार हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में ही अगला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन विच वर्कर्स आर सर्चिंग फॉर जॉब्स और ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब्स टू अनदर। होता क्या है इसमें? जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकान में गया काम करने के लिए और दुकान के मालिक से मैंने कहा, मालिक थोड़ा सैलरी बढ़ा दो यार। मालिक ने कहा कि नहीं, सैलरी नहीं बढ़ा सकता। मैं कहा नहीं, इतने में मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, मैं तुम्हारा काम छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारा काम अगर छोड़ूंगा तो मैं किसी और का काम पकड़ूंगा, ठीक है। तो इस बीच के पीरियड में, एक काम को छोड़ने और दूसरे काम को ज्वाइन करने के बीच के पीरियड में जो मैं बेरोजगार हूं, उसी को मैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहूंगा। बात समझ में आ गई? बोलिए, क्लियर है सारी बात? ठीक है। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अच्छा, मालिक को मैंने कहा काम छोड़ने को, एक केस ही हो सकता है, दूसरा मालिक ही कहे निकल लो बेटा, ठीक है ना। अब वो मुझे निकाल दे तो भी मुझे नया नौकरी ढूंढना पड़ेगा। तो उस पीरियड में वहां से निकाले जाने और नए नौकरी को ज्वाइन करने के बीच का पीरियड मेरा क्या होगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ जॉब देन, ये देन है, ठीक है ना, देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एक खास करके एक इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहां देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक लैंड है, उस लैंड पे मान लीजिए कि 4 वर्कर्स की, 4 फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है। वो 4 किसान यहां पर काम करेंगे, बुआई जो भी सारी चीजें करनी है सब कर लेंगे, लेकिन बिना मतलब के वहां 6 फार्मर्स आके खड़े हो गए, घर परिवार के 2 लोग और आ गए, हम भी किसान हैं, ठीक है ना, आगे खड़े हो गए। तो 4 वर्कर्स जितना काम करेंगे उतना ही 6 फार्मर्स के भी रहने पे हो रहा है। वो जो एक्स्ट्रा 2 हैं उनके रहने या ना रहने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी +2 जो हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। बात समझ में आ रही है? 4 किसानों की जरूरत थी, 6 किसान फालतू में काम कर रहे हैं, जो +2 हैं उनके रहने या ना रहने से प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो जो +2 हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, और साथ ही मैंने एक और बात आपसे कही कि इस केस में क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है, इसीलिए हम कह लेते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो 0 के बराबर होती है, उसमें कोई भी चेंज इन प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही होती है, ठीक है ना। अब जिसने माइक्रो पढ़ी है वो इस बात को समझ पाएगा, बाकी माइक्रो जब पढ़ेंगे तो हम लोग इस बात को समझेंगे। अभी इस बात को नोट कर लेंगे आप कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर वाला केस है, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। इसमें क्या होता है कि पीपल आर एंगेज्ड, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना एक्चुअली वहां रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? रिसेशन एंड डिप्रेशन फेजेस मार्क्ड विथ लो डिमांड रिजल्ट्स, ठीक है ना। मार्केट में इन्फ्लेशन, मार्केट में देखिए रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, रिसेशन मंदी की कंडीशन आ गई, डिप्रेशन आ गया, तो अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है। लेकिन साथ ही अगर रिसेशन मंदी आएगी तो बहुत सारे लोग बेरोजगार भी होंगे। उन लोगों के बेरोजगार होने के बाद जो उनका डिमांड होगा वो पहले से कम हो जाएगा, वो पहले से कम कंज्यूम करेंगे। अगर उनका डिमांड लो हुआ और वो लंबे समय तक रह गया तो वो लो डिमांड हो सकता है उनकी आदत का एक पार्ट बन जाए, ठीक है ना। मैं एग्जांपल इसका देता हूं कि आप अपने खर्च को देखिए और अपने पेरेंट्स के खर्च को देखिए, आदत में बस डिफरेंस है। उनको खर्च करने की कम आदत है और आपको खर्च करने की ज्यादा आदत है। तो अगर लो डिमांड वाला केस आ गया, लो डिमांड आ गया किसी इकोनॉमी में, लोग कम डिमांड करना चालू किए और वो उनकी आदत में परिवर्तित हो गया, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा घातक साबित हो सकता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कि रिसेशन और डिप्रेशन के जो फेज होता है उसमें जब इकोनॉमी में डिमांड लो हो जाती है तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। कई लोगों की नौकरियां उसमें निकल जाएंगी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट पे हम आते हैं। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट when unemployment is for relatively longer period। हां, जब किसी देश में बेरोजगारी एक लंबे समय तक रह जाती है तो उसी को हम क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? लंबे समय तक बेरोजगारी रह गई।
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब सीजन पे बेस्ड होती हैं चीजें, जैसे फार्मर्स, बारिश आएगा तो अलग मौसम, अलग खेती होगी, बाकी के मौसम में अलग खेती होगी, तो वो मौसम पे डिपेंडेंट है, मौसम पे डिपेंडेंट है, सीजन पे डिपेंडेंट है। वो सीजन रहा तो खेती होगी, वो सीजन नहीं रहा तो बेरोजगार हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी खास करके एग्रीकल्चर का ही केस है, ठीक है ना। इट ओनली ऑकर्स इन अ सीजन और मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथली या सीजनली ऐसा होता रहता है। बात समझ में आ रही है? कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हेन डेली वेज वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। डेली, मैंने जब कैजुअल टर्म आपको बताया था पीछे, तो मैंने कहा ना वो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, डेली काम करने वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले, ये लोग, ठीक है ना। तो जब डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि मटेरियल का शॉर्टेज आ जाता है, तो उस केस को हम कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये सारी बातें आप नोट करते हुए या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। चलिए, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने की बात करते हैं। इंडिया में NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट मापा जाता है, मेजर किया जाता है। ये किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। बात समझ में आ गई? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट मेजर किया जाता है, जो किसके अंडर आता है? NSSO किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए किस तरीके से हम बेरोजगारी मेजर करते हैं। हम उसको ईयरली बेसिस पे करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। उसमें जो पहला है वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच है। यूजुअल स्टेटस अप्रोच है। इसमें क्या होता है? दिस अप्रोच एस्टिमेट्स ओनली दोज पर्संस एज unemployed if he does no gainful work for a major time during 365 days preceding the survey। ठीक है ना। जब सर्वे किया जा रहा है उसके पहले के 365 दिन तक अगर वो काम नहीं किया है तो वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच के जरिए अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, उस कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका ईयर बेसिस पे। फिर यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस। यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस, इसमें क्या है? अ पर्सन इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड इफ ही डज नॉट गेट वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 365 डेज। पूरे एक साल में, आज सर्वे किया, उसके एक साल के पहले के पीरियड में अगर 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया है तो यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस के हिसाब से बेरोजगार की संख्या में आएगा। बात समझ में आ गई? पहला था यूजुअल स्टेटस अप्रोच, उसमें ईयर बेसिस पे देखते थे। यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस, यहां हम पूरे साल के एक मंथ को देखते हैं कि 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा काम किया है कि नहीं किया है। अगर 30 दिन से ज्यादा किया है या 30 दिन किया है तो वो यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस के हिसाब से बेरोजगारी में नहीं आएगा। और अगर 30 दिन से कम काम किया है, 29 दिन, 28 दिन, 27 दिन, 10 दिन, 5 दिन, तो वो किसमें आएगा? वो हमारे यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस के बेरोजगारी में गिना जाएगा। बात समझ में आ गई? ये सारे काम NSSO कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या आ गया? वीकली स्टेटस, यानी करंट वीकली स्टेटस की अगर हम बात करें अप्रोच की, तो दिस अप्रोच रिकॉर्ड्स ओनली दोज पर्संस एज अनएम्प्लॉयड हु डिड नॉट गिव गेनफुल वर्क इवन फॉर एन आवर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। अगर किसी भी दिन, और ये प्रीसीडिंग वाली कहानी चलेगी कि जिस दिन हम सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए आज डेट है 17th को अगर मैं सर्वे करने गया तो 16th से एक हफ्ते पहले तक मैं देखूंगा। 16th से एक हफ्ते पहले तक, उस एक हफ्ते तक में अगर किसी ने 1 घंटे भी काम नहीं किया है किसी दिन, तो उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं यूजुअली वीकली स्टेटस अप्रोच के जरिए मैं उसे बेरोजगार कहूंगा। सबकी गिनती बन रही है कि इसके वीकली स्टेटस में कितने बेरोजगार हैं या यूजुअली स्टेटस अप्रोच में कितने बेरोजगार हैं, फिर आपका जो प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस है उसके हिसाब से कितने बेरोजगार हैं। ये सारी कहानियां बनती हैं। बात समझ में आ रही है? लास्ट है यहां पर करंट डेली स्टेटस अप्रोच। अ पर्सन हैविंग no gainful work even for 1 hour in a day is described as unemployed for that day। अब डेली स्टेटस के हिसाब से हो रहा है। अगर उस दिन
उस दिन, मान लीजिए 17 तारीख है, मैंने 16 तारीख के सर्वे की बात मैं कर रहा हूं, अगर 16 तारीख को मैंने जो सर्वे किया है उसमें मुझे यह देखने को मिला कि वो इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो उस पूरे एक दिन में 1 घंटे भी काम नहीं किए हैं, वो लोग इस करंट डेली स्टेटस अप्रोच के जरिए बेरोजगारी की गिनती में गिने जाएंगे। बात समझ में आ गया? यूजुअल स्टेटस अप्रोच 365 दिन, उसके बाद यूजुअल प्रिंसिपल स्टेट सब्सिडरी स्टेटस जो है उसमें क्या आया सब्सिडरी में, कि उसमें हमने मंथली 30 दिन वाले हिसाब किताब रखा कि 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा काम किया है तो ठीक है, तो बेरोजगार नहीं है, लेकिन 30 दिन से कम किया है तो बेरोजगार में आ जाएगा। फिर हमारा वीकली स्टेटस आया, उसमें हमने देखा कि एक हफ्ते में, जो सर्वे मैं आज कर रहा हूं उसके एक दिन पहले के पूरे उस एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि अगर वो एक दिन भी काम नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। फिर डेली में 1 घंटे, अगर पिछले वाले दिन पे उसने 1 घंटे भी काम नहीं किया है पूरे एक दिन में, तो वो हमारे बेरोजगार की संख्या में आ जाएगा। और इसी को हम लोग बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं, इसी को हम लोग बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं क्या करने का, मेजर करने का, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां लिखा होगा इफ अ पर्सन वर्क मोर देन 1 आवर बट लेस देन, हाँ देखिए यहां पर इसको और खोला हुआ है, क्या कहा है कि 1 घंटे से ज्यादा काम करता हो लेकिन 4 घंटे से कम काम करता हो, 1 घंटे से ज्यादा और 4 घंटे से कम उस पिछले वाले दिन पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस हिसाब से वो बेरोजगार है या नहीं है डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? ही इज कंसिडर्ड एज हाफ डे एम्प्लॉयड। बात समझ में आई? अगर वो 1 घंटे से ज्यादा काम किया हुआ है उस दिन पे तो हम उसकी बात करेंगे, 4 घंटे से कम किया हुआ, 1 घंटे से ज्यादा और 4 घंटे से कम किया हुआ है तो वो हाफ डे एम्प्लॉयड में गिना जाएगा, हाफ डे एम्प्लॉयड में गिना जाएगा। बात समझ में आ गई? इट इज कंडक्टेड एज द बेस्ट इंडिकेटर, यही बात मैंने कहा। अच्छा ये बात क्लियर हो रही है ना आपको कि 1 आवर और मोर देन 1 आवर वाली कहानी, अगर पूरे दिन में 1 घंटे भी काम नहीं किया है तो वो बेरोजगार है डेली स्टेटस के हिसाब से, और अगर 1 घंटे से ज्यादा किया है और 4 घंटे से कम किया है तो वो हाफ एम्प्लॉयड है। बात समझ में आ गई? आसान भाषा। चलिए आगे चलते हैं। जनरल ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम जनरल ट्रेंड्स की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इन रूरल एरियाज workforce is mainly engaged in primary sector, especially agriculture। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि हम गांव कहते ही उसे हैं जहां पर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज ज्यादा होती है। ठीक है ना? गांव की परिभाषा यही है। इसमें फीमेल जो है वो 57% वर्क करती हैं और मेल्स 45% करते हैं। इसके पीछे एक रीजन है। असल में होता यह कि नरेगा मनरेगा वाला जो प्रोजेक्ट चलता है, इसमें जो घर के मेंस होते हैं वो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो जो घर की खेती होती है उस खेती को संभालने के लिए उस घर की महिलाएं आगे आती हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पुरुष तो बाहर चला गया, महिलाएं खेती संभाल रही हैं, इसीलिए फीमेल्स का परसेंटेज यहां क्या दिखता है, ज्यादा दिखता है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्लाइटली मोर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अर्बन, तभी तो लोग रूरल से शिफ्ट होकर अर्बन की तरफ आते हैं नौकरी लेने के लिए। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली डबल फॉर फीमेल वर्कफोर्स एज कंपेयर टू मेल वर्कफोर्स। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरल, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो फीमेल ज्यादा काम कर रही हैं, लेकिन अगर पूरे की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि फीमेल्स ज्यादा बेरोजगार हैं एज कंपेयर टू मेल्स। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली डबल फॉर फीमेल वर्कफोर्स, ठीक है ना, एज कंपेयर टू मेल वर्कफोर्स। ठीक है ना जो बात हुई? आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ हम किसे कहते हैं? देश की जीडीपी जब तेजी से बढ़ रही हो और उस सेम स्पीड से अगर आपका इंप्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ रहा है तो उसी को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जीडीपी तेजी से बढ़ रही हो और इंप्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा हो। पढ़िए, व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज हायर बट इंप्लॉयमेंट आर नॉट जनरेटेड बाय द हायर ग्रोथ रेट। ग्रोथ इकोनॉमी की तेज हो रही है लेकिन जो हमारा इंप्लॉयमेंट है वो उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो उसी कंडीशन को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। बात समझ में आ गई? 1951 से 2000 तक में जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 3.6% था, 3.6% से 8% गया, सॉरी
1951 से 2000 में हमारा ग्रोथ रेट 3.6% से 8% तक पहुंचा, लेकिन जो इंप्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो 1.5% से 1% पे डिक्लाइन कर गया। बात समझ में आ रही है? यही जॉबलेस ग्रोथ था कि जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रहा हो, लेकिन इंप्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा हो? डिक्रीज कर रहा हो। रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? एक रीजन तो है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा लेबर फोर्स बहुत ज्यादा क्या रह जा रहा है? बेरोजगार रह जा रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, हाई ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर इंस्टेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। आप देखिए हमारे देश में, पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि जब हम 1991 में एलपीजी लेके आए आगे, तो एलपीजी में हमने प्राइवेटाइजेशन कहा, हमने लिबरलाइजेशन कहा, हमने ग्लोबलाइजेशन कहा, लेकिन 1991 के पहले हम प्राइमरी सेक्टर में घुसे हुए थे और 1991 के बाद हम सीधे सर्विस सेक्टर में एंट्री कर गए। हमने इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं खोली, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तगड़ा नहीं किया, जिसकी वजह से हम प्राइमरी से सीधे टर्शरी पे शिफ्ट हो गए, इसीलिए हमारा सेकेंडरी सेक्टर उस तरीके से इंक्रीज नहीं कर पाया। तो यही बात यहां पर और देखने को मिलती है कि हाई ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर अगर बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर में अब ट्रेड करना है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे सर्विस सेक्टर के काम है जिसमें एक इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों से काम कर सकता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज खुली होती या फिर अगर प्राइमरी को और अच्छे से प्रमोट किए होते तो शायद हम क्या कर सकते थे? और बेहतर कर सकते थे वहां पर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को सही करने के लिए। इनइक्वालिटी इन ग्रोथ, भारत में और क्या दिखती है? ग्रोथ में इनइक्वालिटी दिखती है। चाहे वो सेक्टर्स में देखिए कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ गया, इंडस्ट्री काफी धीरे उतना जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया, या फिर प्राइमरी। बात समझ में आ रही है? या फिर आप लोगों के बीच का इनइक्वालिटी देख सकते हैं, रिच कितने परसेंट कम, जो टोटल वेल्थ है पूरे देश का उसमें कितने कम प्रतिशत लोगों के पास ज्यादा है और कितने ज्यादा लोगों के पास बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। दो टर्म है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखिए कैजुअलाइजेशन, मैंने आपसे कहा कैजुअल वर्कर्स, तो अगर किसी इकोनॉमी में कैजुअल वर्कर्स की संख्या ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू हायर्ड, हम कह सकते हायर्ड नहीं रेगुलर हम कह लें, तो उस संख्या को उस वर्कफोर्स को हम क्या कहेंगे कि वहां पर कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो गया है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। बात समझ में आ रहा है? जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनकी संख्या जब किसी देश में बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि इस देश में जो वर्कफोर्स है वो कैजुअल वर्कर्स का वर्कफोर्स है, यानी कैजुअलाइजेशन चल रहा है इस देश में। बात समझ में आ गई? एग्जांपल यहां पर एक दिया हुआ है, 72-73 में 23% और 2000 में 33%। क्या बढ़ा? कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी। बात समझ में आ रही है? रेगुलर की नहीं। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की अगर हम बात करें, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर जिसके बारे में जानकारी होती है सबके पास, ठीक है ना। इनफॉर्मल सेक्टर ठेले वाले, रिक्शे वाले, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है। कोविड में जब मजदूर चल के आए तो बहुत से ऐसे मजदूर थे जिनकी इंफॉर्मेशन ही गवर्नमेंट के पास नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि रजिस्टर ही कहीं नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो भारत में इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे देश में क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है, जिनका डेटा हमारे पास नहीं है। वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, 2013-14 में 30% थे, 15-16 में 33%। बात समझ में आ रही है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो नॉन यूटिलाइजेशन, अगर हम हमारे देश में आज हम कहते हैं कि 70% यूथ है हमारे देश में, लेकिन 70% यूथ होने का क्या मतलब हुआ अगर हम उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनका हम मैन पावर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उनके होने का क्या मतलब है? ठीक है ना, तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। बात समझ में आ गई? सेकंड, लो कैपिटल फॉर्मेशन। अगर बेरोजगारी देश में ज्यादा होगी, सीधी सी बात है बेरोजगारी ज्यादा है तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट करने की लोग क्षमता भी कम रखेंगे। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। बात समझ में आ रही है? कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। लो प्रोडक्टिविटी, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस पड़े, बेरोजगारी जब देश में बढ़ेगी तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
ठीक है ना। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी लो होगी। हमारे देश में तो वैसे ही अनस्किल्ड लेबर फोर्स ज्यादा है, तो वो अगर कहीं पे काम भी कर रहे हैं तो लो प्रोडक्टिविटी में काम करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि मैन पावर का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी है देश में, ठीक है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेरोजगार हैं, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। ग्रेटर इनइक्वालिटी, बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। टॉप 1% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 20% 15% वेल्थ रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। और उसके नीचे वाले जो हैं वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन कम में रह रहा है। सोशल अनरेस्ट क्या है? सोशल अनरेस्ट है। क्या मतलब हुआ इसका? अब बेरोजगार ज्यादा होंगे तो जो कंडीशन होगी वो ठीक ठाक तो नहीं होगी, बहुत ही कहीं क्रिमिनल वाला एक्टिविटी हो रहा होगा, कहीं कुछ और काम कर रहे होंगे, यानी गलत काम कुछ चल रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। तो सोशल अनरेस्ट भी वहां चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है। फिर क्लास स्ट्रगल, एक बड़ा क्लास क्या होता है, स्ट्रगल भी हो रहा होता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में यही है, ठीक है ना। सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लास्ट में हम लोग यही करते हैं, सजेशन देते हैं। तो क्या करें हम? अपने ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर करें, ठीक है ना। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाएं और ये प्रयास करें कि कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव वर्क को हम किस तरीके से अपने देश के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम जैसे इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, इन सब को ज्यादा ओपन करेंगे ना, थोड़ा हम इंप्लॉयमेंट रेट को क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, और उससे हमारी जीडीपी भी राइज करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री खुलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, हम क्या करें? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, जैसे कि स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा, मेक इन इंडिया के द्वारा, या फिर बहुत सारे जो ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, मुद्रा योजना, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो स्टार्टअप को प्रमोट कर रही हैं। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड को प्रमोट भी करें, उनको हेल्प करें। एजुकेशन में रिफॉर्म करें, हम जो मिसमैच है रिक्वायर्ड और एक्चुअल स्किल में, उसको हम थोड़ा सा उस गैप को कम करने की कोशिश करें। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हम कैपिटल और लेबर इंटेंसिव मैंने बात की, उनको हम थोड़ा सा सही प्रपोर्शन में यूज करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, हम क्या करें? एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस को समझें और समझाएं और उसको पहुंचाएं। बात समझ में आ रही है। उनका एक मेजर रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, आप जान रहे हैं स्किल इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तीन ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो देश में चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। बात समझ में आ रही है। खास करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। और जो हायर्ड वर्कर्स वाली बात है, उसमें हम मनरेगा जैसे स्कीम्स तो चलाते ही हैं, ठीक है ना। मनरेगा जैसे स्कीम्स तो चलाते ही हैं, महात्मा एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हम ये सब चीजें चलाते ही हैं, ठीक है ना। साथ ही अब हम क्या प्रमोट कर रहे हैं कि अपने यहाँ के लोगों को स्किलफुल बनाएं, एक्सपर्टाइज दें, उनमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करें। बात समझ में आ रही है। ये सारे टर्म्स मैं अगले क्लास में यूज करने वाला हूं, क्योंकि मेरा अगला लेक्चर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही है, ठीक है ना। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। अब ये सब अपने में ही एक वीडियो की रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा है, क्या कैसे है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, इनको हमको और प्रमोट करना है। इसी के साथ थैंक यू करते हुए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम छुपानी नहीं है, बोलनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।